नमस्कार बंधुओं। आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक नया विषय लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। अब मैं 4-5 वीडियो बनाने वाला हूँ और हमारा टॉपिक होगा भारत की राष्ट्रीय प्रतीक। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय गीत है, इन सब पर वीडियो आने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सामान्य अध्ययन की दृष्टि से। तो आज सबसे पहले भाग में मैंने लिया है राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, उसका ऐतिहासिक पक्ष क्या है, किस तरीके से वो राष्ट्रीय आंदोलन में उपयोग में लाया गया, किस तरीके से कांग्रेस ने उसको उपयोग में लाया और किस तरीके से स्वतंत्र भारत में वो हमारे गौरव का प्रतीक बना। इन सभी बातों पर हम लोग विचार करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके समक्ष ला रहा हूं जिनसे कि आप राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव, सम्मान और संप्रभुता का प्रतीक होता है, क्योंकि उस राष्ट्र का राष्ट्रध्वज जब लोगों की आंखों के सामने आता है तो वहां का जीवन हमारी कल्पना में साकार होने लगता है और मन में उस देश की प्रतिमा दृष्टिगोचर होने लगती है। इसलिए राष्ट्रध्वज हर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो प्रतिनिधित्व करता है उस देश का। जब हमारे सामने किसी देश का नाम नहीं लिखा होता है, किसी देश का मानचित्र नहीं होता है या अन्य कोई पहचान नहीं होती है और उस समय अगर राष्ट्रीय ध्वज सामने आता है तो वो उस राष्ट्र के बारे में जानकारी देता है। हम उस देश की गरिमा को समझ सकते हैं, उस देश की भौतिक स्थिति को समझ सकते हैं, उस देश की विचारधारा को समझ सकते हैं और उस देश के मानव जीवन को समझ सकते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के लिए उसका राष्ट्रीय ध्वज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए भारत की राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने कुछ चित्र लगाए हुए हैं और ये चित्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास की कहानी को बताती है। यही कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप देखेंगे कि पहला जो राष्ट्रीय ध्वज है वो थोड़ा अलग तरीके का है, फिर दूसरा अलग तरीके का, और ये धीरे धीरे विकास होता चला गया और अंत में 1947 में आकर के जब हमारा देश आजाद हुआ तो उससे पहले ही हमारे तिरंगे को स्वीकार किया गया था। तो आइए पूरी कहानी देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 1906 में हमारा भारतीय ध्वज किस प्रकार का था। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 1857 से पहले हमारा देश बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था और रियासतों के जो लोग होते थे उनको केवल अपनी रियासत से ही प्रेम होता था, अपने राजा से ही स्नेह होता था, उसी के प्रति वो अपनी आस्था और भावनाएं व्यक्त करती थी। और प्रत्येक रियासत का अपना अलग अलग ध्वज होता था, चाहे वो वहां का शासक निजाम हो, राजा हो, राणा हो, महाराणा हो, नवाब हो, कोई भी हो, उनकी अपनी गरिमा होती थी, उनके अपने प्रतीक होते थे और जनता उन्हीं के साथ श्रद्धा और आस्था रखती थी। लेकिन 1857 ईस्वी के बाद ये महसूस किया गया कि कोई भी रियासत अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी, अकेले अस्तित्व को बनाए नहीं रख पाएगी और इसलिए भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ ताकि संगठित हो सके और धीरे धीरे संगठन बनने लगा और 1885 में आकर के भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तो किसी भी आंदोलन की शुरुआत तो होती है, अब जरूरत ये होती है कि उसके लिए कोई ध्वज हो, कोई प्रतीक हो, जहां जिसके नीचे वो इकट्ठे होकर के लोग अपनी विचारधारा को रख सकें, एकत्रित हो सके, आंदोलन कर सके। तो भारत में ये धीरे धीरे जो भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और उस चेतना के कारण से ध्वज का भी विकास हुआ। लेकिन सबसे पहली बार 1906 ईस्वी में भारतीय ध्वज का एक स्वरूप सामने आया
और इसको लिखित रूप में इसके साक्ष्य मिलते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई ध्वज नहीं रहा होगा, लेकिन उसको लिखित रूप में नहीं लाया गया, स्वीकार नहीं किया गया। तो ये जो 1906 में प्राप्त होता है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक उदारवादी नेता थे जो राष्ट्रीय आंदोलन में भी जिन्होंने भाग लिया था। उन्होंने कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ये झंडा फहराया था। इस झंडे के अंदर 3 पत्तियां होती थी क्रम से, हरी, पीली और लाल। जैसा कि आप बगल में ध्वज बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये 3 पत्तियां हैं, हरी, पीली और लाल। इस झंडे पर 8 सफेद कमल के फूल आप देख रहे हैं, 8 कमल के फूल नीचे छपे हुए हैं। और ऊपर इसी झंडे को जब लहराया गया था तो ये स्थिति उसकी थी जो आपको बताया गया है। और इसके अलावा सूर्य का चिन्ह और एक चंद्रमा तथा तारा बना हुआ था। तो ये स्थिति थी 1906 ईस्वी की। और बीच में इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नारा हुआ करता था। तो इस तरीके से हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का, जिसको हम राष्ट्रीय मान सकते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ये पहले ध्वज का स्वरूप था। अब देखेंगे 1907 ईस्वी में इसमें कुछ परिवर्तन आता है। तो 1907 ईस्वी में भारत की विख्यात महिला क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा, वैसे तो ये विदेशी थी, लेकिन जब भारत में आई और भारत की स्थिति को इन्होंने देखा तो भारत से इनको बहुत प्रेम हो गया और भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में ये कूद पड़ी। इन्होंने 1907 ईस्वी में पेरिस के स्टुटगार्ट में समाजवादी सम्मेलन के समय एक भारतीय झंडा फहराया था। वहां पर भारत के प्रतीक के रूप में ये झंडा फहराया गया था, जहां की अंतरराष्ट्रीय बैठक हो रही थी पेरिस के स्टुटगार्ट में, जिसमें केवल इतना था, पहले वाले झंडे में और इस झंडे में केवल इतना अंतर था कि 1 कमल का फूल और 7 तारे थे। और भीकाजी कामा के द्वारा ये फहराया गया था। भीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, या रंगीन क्रांतिकारी महिला के नाम से जाना जाता है। तो ये झंडा जो है वो 1907 ईस्वी में फहराया गया था। तो पहले वाले ध्वज में और इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। इसके बाद देखेंगे अगला जो ध्वज सामने आया है, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, वो 1916 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा था देखेंगे। 1916 ईस्वी में जब गांधी जी लौट करके आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से और उन्होंने लखनऊ पैक्ट करवाया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और ये कहा था कि मिल करके आंदोलन करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो एक वो परिवेश परिवर्तित हुआ था। दूसरा परिवेश ये परिवर्तित हुआ था कि श्रीमती एनी बेसेंट जो एक विदेशी महिला थी और जो भारत में आई और फिर भारत में ही रम गई, और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भूमिका निभाई थी। और इनका साथ देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने एक होम रूल लीग स्थापित की थी, जिसके द्वारा होम रूल मूवमेंट चलाया गया था। और इसमें इन्होंने इस झंडे को स्वीकार किया था, इस झंडे को फहराया था, जिसमें 5 लाल तथा 4 हरे रंग की पट्टियां होती थी। 5 लाल पट्टियां होती थी और 4 हरे रंग की पट्टियां होती थी। और झंडे के एक कोने में एक छोटा यूनियन जैक ये अंग्रेजों के का प्रतीक था, वो बना हुआ था। और एक तरफ 7 तारे और चांद तारा, 7 तारे और चांद तारा बना हुआ था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। नीचे उसका आकार दिया गया है और ऊपर उसको फहराते हुए दिखाया गया है। तो ये झंडा 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग में फहराया गया था, जब उसका सम्मेलन हुआ था। अब देखेंगे इसके बाद 1921 ईस्वी में 1920 ईस्वी में जब भारत में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उस आंदोलन के समय ये झंडा उपयोग में लाया गया था 1921 में। इस झंडे को महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था और इस झंडे के अंदर सफेद, हरे तथा लाल रंग की पट्टियां बनी होती थी। सबसे ऊपर सफेद रंग की पट्टी होती थी जो
अहिंसा और शांति की प्रतीक थी गांधी जी के अनुसार। हरी पट्टी को उन्होंने खुशहाली का प्रतीक माना था और लाल पट्टी को आंदोलन का प्रतीक माना था। तो और इसके बीच में चरखा उन्होंने बनवाया हुआ था और ये चरखा जो है वो खादी का प्रतीक था कि हम लोग खादी पहनेंगे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उसमें ये कहा था कि हमको किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग नहीं देना है और अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना है। तो ये उस समय की विचारधारा का प्रतीक बना था। 1921 का ध्वज नीचे देखेंगे आकार दिया हुआ है, किस तरीके से स्वीकार किया गया था और ऊपर इसको फहराते हुए चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद देखेंगे 1931 ईस्वी में ये ध्वज स्वीकार किया गया था। ये प्रस्तावित कांग्रेस का झंडा था जिसमें भगवा रंग शामिल हो गया था। विचारधारा में कुछ परिवर्तन हो चुका था क्योंकि अब क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हो गया था और जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था जिस रूप में था और हमारे आंदोलन में उग्रता आ चुकी थी। यद्यपि गांधी जी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे लेकिन फिर भी इसका स्वरूप बदल चुका था। तो बदले हुए स्वरूप में इस भगवा रंग स्वीकार किया गया था और इसमें एक चरखा बनाया गया था, एक कोने के ऊपर चरखा बना हुआ था। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि हम खादी को बढ़ावा देंगे, तो उससे जो है विचारधारा बदली थी। तो ये 1931 की बदलती हुई विचारधारा का प्रतीक बना जब गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था और नमक आंदोलन समाप्त हो चुका था, बहुत सारे भारतीयों को बंदी बना लिया गया था और फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। उस समय ये ध्वज सामने लाया गया था। इसके बाद देखेंगे अगस्त 1931 में फिर से इस ध्वज में परिवर्तन हुआ और ये अंतर के साथ सामने लाया गया अगस्त 1931 में। इस ध्वज में भगवा, हरे तथा सफेद रंग की 3 पट्टियां बनाई गई थी और ये अब तिरंगे के स्वरूप में आ चुका था। बीच में इसमें चरखा अंकित था जैसा कि गांधी जी की विचारधारा थी और ये स्वावलंबन का प्रतीक था। इस ध्वज को 1931 में सबसे पहले अगस्त के महीने में फहराया गया था। तो ये ध्वज का नया स्वरूप था। इसके बाद 1947 ईस्वी में 22 जुलाई को भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज के स्वरूप को स्वीकार किया था। देखिए, जब 1946 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन में सैनिक विद्रोह हो चुका था और स्थितियां बदल चुकी थी, अब अंग्रेजों के ऊपर इतना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि उन्हें भारत को आजाद करना था। तो इसको ध्यान में रखते हुए जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे और उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ था और इसका पहला अधिवेशन नवंबर 1946 में हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा ने जहां संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था, वहीं पर उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कानूनी व्यवस्था भी करना शुरू कर दिया था और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को स्वीकृति देना शुरू कर दिया था। उसी के आधार पर 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारे इस ध्वज को स्वीकार किया गया। इस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, उसके बाद सफेद तथा हरे रंग की 3 पट्टियां बनाई गई थी और सफेद रंग की पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र स्वीकार किया गया जिसमें 24 तीलियां होती थी। तो इस तरीके से जो केसरिया रंग था वो हमारे शौर्य का प्रतीक था, सफेद रंग शांति का प्रतीक था और उसके बीच में जो 24 तीलियों वाला चक्र था वो 2400 घंटे हमारी जागरूकता को, हमारी कर्मठता को प्रदर्शित करने के लिए था और हरी पट्टी जो थी वो खुशहाली की प्रतीक थी। तो इस तरीके से इसको स्वीकार किया गया और इस ध्वज में अशोक के स्तंभ से चक्र ये लिया गया था जिसको धर्म चक्र अर्थात भारत की प्रगति का प्रतीक माना गया था। और इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात था, यानी 3 लंबाई होनी चाहिए तो 2 चौड़ाई होनी चाहिए। आकार इसका छोटा बड़ा किसी तरीके का हो सकता है, लेकिन
अनुपात यही होना चाहिए। तो इस तरीके से अंतिम रूप में इस ध्वज को स्वीकार किया गया। अब ये जो ध्वज हमारा है, इसको बड़े ही सम्मान के साथ हम विभिन्न आयोजनों में उपयोग में लाते हैं, अपने राष्ट्रीय त्योहारों में उपयोग में लाते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं उनमें उपयोग में लाया जाता है। लेकिन उनमें उपयोग में लाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यद्यपि पहले कुछ कम नियम थे, लेकिन 26 जनवरी 2002 ईस्वी को बाकायदा एक नियमावली जारी की गई और उसके आधार पर ये कहा गया, इसको ध्वज संहिता कहा गया है, और ये कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का बहुत सम्मान होना चाहिए और उनको नियमों के अनुसार ही उसको फहराया जाना चाहिए। तो क्या नियम बनाए गए हैं वो आपके साथ साझा करता हूं। पहला नियम, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानीय स्थान पर ही फहराया जाना चाहिए। जो रेस्पेक्टिव प्लेस है, चाहे वो शिक्षण संस्था हो, खेल का मैदान हो, पुरानी इमारतें हों, सरकारी कार्यालय हों, उन्हीं स्थानों पर इसको फहराया जा सकता है। दूसरी बात है, कटा फटा और अस्त व्यस्त ध्वज नहीं फहराना चाहिए। यदि ध्वज कटा फटा है कहीं पर भी या किसी तरीके से अस्त व्यस्त है तो उसे नहीं फहराया जाना चाहिए। अगली बात है, किसी भी व्यक्ति के सम्मान में ध्वज को नीचे नहीं करना चाहिए। राष्ट्र के सम्मान में तो ध्वज हो सकता है नीचे, लेकिन व्यक्ति के सम्मान में कतई संभव नहीं है। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ध्वज को नीचे नहीं किया जा सकता है। केवल कोई राष्ट्रीय शोक या आपदा की स्थिति है, उसी समय हमारा ध्वज नीचे किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। अगली बात है, ध्वज को धरती, पानी तथा फर्श से स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। जब ध्वज हमने फहरा दिया है और उसके बाद जब हम उसे उतारते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि ध्वज धरती से, पृथ्वी से नहीं लगना चाहिए। पानी अगर भरा हुआ है तो उससे नहीं लगना चाहिए, अगर फर्श है तो उससे भी नहीं लगना चाहिए। प्रायः ये किया जाता है कि जब ध्वज फहराया जाता है तो उसको कंधे पर लेना चाहिए। जब हम उसका अवरोहण करते हैं तो कंधे पर लेना चाहिए, सम्मान पूर्वक उसको घड़ी बनाकर बाकायदा रख देना चाहिए ताकि अगली बार उसको फिर से उपयोग में लाया जा सके। अगली बात है, खेल अथवा सांस्कृतिक आयोजनों के प्रयोग में लाने के बाद ध्वज को नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे किसी खेल में या कहीं भी मैदान में या किसी सांस्कृतिक आयोजन में आपने उसको उपयोग में लाए हैं, तो उस उपयोग के बाद, चाहे वो कागज का है, चाहे वो कपड़े का है, चाहे वो किसी अन्य पदार्थ का बना हुआ है, उसे कतई नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। अगली और अंतिम बात ये है, वो है कि अपने लाभ के उद्देश्य से राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विशेष अपने निजी स्वार्थ के लिए इस ध्वज का उपयोग नहीं करेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, व्यक्ति समूह हो, संस्था हो या कोई भी अन्य हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसका उपयोग नहीं करेगा। तो ये है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए अपनाए जाने वाले नियम, जिनको हम ध्वज संहिता के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में आपको जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और आने वाले समय में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी सामान्य ज्ञान की जानकारी को बेहतर करते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।